हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी टीचिंग ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेस्ट कंटेंट के साथ आपको टीच करते हैं। अगर आप भी अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो जल्द ही अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। Now, something about me. As you know very well, this is Priyanka and I have 2 years of teaching experience. I have passed my BC and MSc with computer science. I am two times NET and two times ETSET qualified. Now, I am your educator of computer science. Now we discuss the benefits of Unacademy. Unacademy ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? These are first one is the daily live classes. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं जहां पर आप अपने एजुकेटर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी है, डायरेक्टली एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लासेस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रोवाइड की जाती है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इवेल्युएट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। आप फाइंड आउट कर पाएंगे पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में आपकी बेटर प्रिपरेशन है, कहाँ पर अभी हमें और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज द अनलिमिटेड एक्सेस। इन केस अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, किसी भी रीजन से आप अपनी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, देन डोंट वरी, बिकॉज जब आपको यहाँ पर सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, आपका जब मन करे जहां मन करे अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। जो भी कंटेंट आपका मिस हुआ है उसे आप इजिली कवर कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, डेली लाइव क्लासेस रहेंगे। सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं। जिन भी एजुकेटर से पढ़ना आपको अच्छा लगे, जिनकी भी क्लासेस आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर पैरेलली रन हो रही हैं, लाइक दैट सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, यूपी टेट एंड सुपर टेट। इनके साथ साथ वेरियस अदर कोर्सेज हैं जो पैरेलल रन हो रहे हैं, लाइक दैट डी ट्रिपल एसपी का कोर्स अपने साथ पैरेलल रन हो रहा है, रीट की क्लासेस चल रही है, एचटेट का कोर्स अपने साथ चल रहा है, एंड वेरियस अदर कोर्सेज हैं जो टाइम टू टाइम और एड ऑन कर दिए जाते हैं। मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन चेक करेंगे, डाउट्स फाइंड आउट करेंगे एंड उन डाउट्स को यहीं पर रिमूव करेंगे, ताकि फाइनल एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस न होने पाए, इजिली हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम कहीं पर भी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें तो हमें वहां पर 3 to 4 मंथ के लिए मिनिमम 10 to 12,000 रुपये फी पे करना होता है। बट अन अकेडमी आपको कम से कम फी में बेटर एजुकेशन वो भी आपके घर तक प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पर हमें 12 मंथ के लिए ओनली 6,000 रुपये फी पे करना है एंड 24 मंथ्स के लिए ओनली 7,200 रुपये फी पे करना है। इसके साथ साथ आपको एक डिस्काउंट कोड भी गिवन है, दैट इज PU10, जिसे हम यूज करेंगे तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड आफ्टर दैट 12 मंथ के लिए हमें ओनली फी पे करना है यहाँ पर 5,400 एंड 24 मंथ के लिए ओनली फी पे करना है 6,480 रुपीज। तो इतने कम से कम फी में बेटर एजुकेशन, लाइव टेस्ट, नोट्स, क्विजेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्द ही अन अकेडमी ज्वाइन करेंगे, अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोड यूज करना है PU10, जिससे डायरेक्टली आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। आज हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियसली कुछ सीरीज में भी कुछ क्वेश्चन आंसर अपने प्रैक्टिस किए थे, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे साथ। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इन क्वेश्चंस को कह सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन के साथ टाइमर भी गिवन होगा जिससे आप इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप किस क्वेश्चन को कितने समय में कर पा रहे हैं। एंड आपको एग्जाम में अगर नॉर्मली बात कर ली जाए तो आपके पास वहां पर रहता है 45 सेकेंड टू 60 सेकेंड। 45 सेकेंड टू 60 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन के लिए वहां पर दिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो आप देख लीजिएगा कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर अपना जो टाइम लिया है वो ओनली 30 सेकेंड्स लिया है, जिससे आप इजीली अपने एग्जाम के लिए एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। 30 सेकेंड अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम में 45 सेकेंड ही लेने वाले हैं, अगर यहाँ पर 30 सेकेंड में कर रहे हैं तो। ओके, चलिए देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है एंड टाइमर आपके स्क्रीन पर स्टार्ट हो गया है। ये लीजिए, करेंगे राइट आंसर क्या होगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है।
Okay. Consider the following set of processes. The length of the CPU burst time given in millisecond. Consider the following set of processes and the length of CPU. Length of CPU burst time हमें given है यहाँ पर milliseconds में है. Obviously milliseconds में ही रहती है ये. And process burst time हमारे पास है P1 के लिए हमारे पास 6 है, P2 के लिए 8 and P3 के लिए 7. हम इसे इस प्रकार राइट कर सकते हैं P1. Then हमारे पास है P2, P3 एंड P4. 4 प्रोसेसेस हैं. एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास है 6, 8, 7 एंड 3. हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से. एज्यूमिंग द अबोव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम द एसजेएफ हमें यहाँ पे अप्लाई करने में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है. पहले हमारा सबसे शॉर्टेस्ट वाला जॉब एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो भी लार्जेस्ट है वो एग्जीक्यूट होने वाला है. तो सबसे यहाँ पर शॉर्टेस्ट हमारे पास है P4 हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट है, तो सबसे पहले P4 हमारा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारे पास P1 एग्जीक्यूट होगा. तो हमें यहाँ पर बताना क्या है, वेटिंग टाइम. ओके, P1 का वेटिंग टाइम बताना है हमें यहाँ पर. तो P1 के वेटिंग टाइम में से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि P1 से पहले P4 हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है. अगर P4 एग्जीक्यूट पहले होगा तो जितना भी P4 का हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम है वही हमारा यहाँ पर P1 का वेटिंग टाइम बनने वाला है. P4 हमारा 3 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है. 3 मिली सेकेंड के लिए अगर ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो P1 को 3 मिली सेकेंड्स तक ही वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है. ये थी हमारी P1 के लिए बात. अगर यहाँ पर हम फाइंड आउट करें P4 का वेटिंग टाइम, P4 का वेटिंग टाइम हमारे पास 0 है, बिकॉज एट फर्स्ट हमने अपने P4 को एग्जीक्यूट कर दिया है. उसके बाद बात करें अगर P3 के लिए, P3 का यहाँ पर वेटिंग टाइम क्या होगा. P1 का पूछा इन्होंने, हो सकता है P3 का पूछ ले, कभी P2 का पूछ ले. तो यहाँ पर P3 की अगर हम बात करें, P3 का वेटिंग टाइम रहेगा हमारे पास, पहले एग्जीक्यूट हुई है P4 देन P1. हमें यहाँ पर P4 को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 मिली सेकेंड, P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए 6 मिली सेकेंड एंड टोटल है 9 मिली सेकेंड. 9 मिली सेकेंड हमें यहाँ पर यूज हुए हैं. तो डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं P3 का वेटिंग टाइम हमारे पास रहेगा 9 मिली सेकेंड्स. और अगर P2 के लिए बात कर ली जाए, ये तो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा बिकॉज इसे सबसे ज्यादा ब्रस्ट टाइम चाहिए. एंड यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 मिली सेकेंड प्लस P3 के लिए था 7 मिली सेकेंड. टोटल हो गया हमारे पास 16 मिली सेकेंड के लिए हमें वेट करना होगा किसी भी प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करवाने के लिए. तो सभी का वेटिंग टाइम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. उससे पहले कितनी प्रोसेस हो रही है, उन्हें कितना एग्जीक्यूशन टाइम है, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है. और फाइनली आप अनदर प्रोसेस का वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट करेंगे. यहाँ से राइट आंसर क्या हुआ हमारा, P1 का वेटिंग टाइम हमारे पास ए. यस, ए हमारा यहाँ से राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर है. वेरी इजी क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट साइन कर सकते हैं हम इसे. अच्छा क्वेश्चन है. ओके. इफ टाइम क्वांटम ऑफ राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हम सभी प्रोसेसेस को टाइम डिवाइड कर देते हैं. इसको हम टाइम स्लाइसिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम, इसे हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर हम अपने सभी प्रोसेसेस को एक टाइम क्वांटम कह सकते हैं, टाइम स्लाइस का हम कह सकते हैं कि हमने किसी भी प्रोसेस को कुछ पर्टिकुलर टाइम हमने उसे प्रोवाइड कर दिया, जितनी देर के लिए वो सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है. उसके बाद जैसे ही टाइम ओवर हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस सीपीयू को एक्सेस करेगी और अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकती है. यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पर टाइम क्वांटम ले लिया है, टाइम क्वांटम हम यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें, हमने ले लिया 10 मिली सेकेंड्स. 10 मिली सेकेंड्स के लिए अपना यहाँ पर टाइम क्वांटम ले लिया है हमने. P1 के लिए रिक्वायरमेंट है, P2 है हमारे पास, P3 है हमारे पास. 3 प्रोसेसेस के लिए हमने अजम्पशन किया, इससे रिक्वायरमेंट है 4 मिली सेकेंड्स के लिए. P2 को रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 6 मिली सेकेंड के लिए प्रोसेसर की. एंड P3 को रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 9 मिली सेकेंड्स के लिए. अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम क्वांटम की, वेरी लार्ज हो, इन्होंने वेरी लार्ज के लिए पूछा है. टाइम क्वांटम इन राउंड रॉबिंग इज वेरी लार्ज, या फिर अगर हम इसे लार्ज ना ले, स्मॉल ले, तो क्या होगा. टाइम क्वांटम अगर हम यहाँ पर 4 मिली सेकेंड्स ले, देन हमारा आंसर क्या होगा. एंड 10 मिली सेकेंड ले तो क्या होगा. मीन्स टाइम क्वांटम हमने यहाँ पर स्मॉल ले लिया, वेरी स्मॉल भी नहीं है, नॉर्मल ही है. एंड यहाँ पर हमने वेरी लार्ज ले लिया, थोड़ा सा लार्ज ले लिया हमने यहाँ पर.
अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें कि हमारा टाइम क्वांटम 4 है, तो सबसे पहले 4 सेकेंड के लिए P1 एक्सेस होगा, सीपीयू यहाँ पर अपना एग्जीक्यूशन करेगा P1 के लिए, एंड 3 यहाँ पर हमारा पेंडिंग रहेगा। फर्स्टली 4 सेकेंड के लिए हो गया, 3 पेंडिंग है अभी हमारा, 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, देन 2 मिली सेकेंड पेंडिंग है, एंड यहाँ पर 5 मिली सेकेंड पेंडिंग है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्टली सभी को 4 4 सेकेंड के लिए हमने प्रोवाइड कर दिया, 4 4 सेकेंड के लिए सभी को हमने यहाँ पर प्रोसेसर एलोकेट कर दिया है। उसके बाद अगेन अगेन P1 से यही प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा। पहले P1 को हमने यहाँ 4 सेकेंड के लिए प्रोवाइड करना है, बट उसे तो 3 के लिए ही चाहिए, तो 3 उसका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो P1 प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। देन हमें यहाँ पर P2 को चाहिए 2 सेकेंड के लिए, उसे प्रोवाइड कर देंगे। देन हमें यहाँ पर P3 के लिए 5 सेकेंड के लिए चाहिए, फर्स्ट टाइम हमने उसको 4 सेकेंड के लिए प्रोवाइड कर दिया, 1 उसका पेंडिंग है, और कोई प्रोसेस नहीं है हमारे यहाँ पर, तो हम डायरेक्टली P3 को ही अगेन अपना प्रोसेसर एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो भी प्रोसेस है सभी को हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, एंड हमने 1 बाय 1 सभी को अपना टाइम एलोकेट कर दिया। ये तो हमारी बात हो गई थी सिंपल सा, जो हम अगर स्मॉल अपना टाइम क्वांटम ले रहे हैं। अगर वेरी लार्ज क्वांटम ले तो क्या होगा, अभी चेक करते हैं। यस, अभी हमारे पास है ये 7 मिली सेकेंड्स के लिए, ये हमने 4 के लिए कर लिया है। अब हम 10 मिली सेकेंड्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। अगर हम सभी प्रोसेसेस को 10 मिली सेकेंड्स के लिए अपना प्रोसेसर एलोकेट कर रहे हैं तो क्या होगा। यहाँ पर हमने 10 के लिए दे दिया, बट इसे तो 7 के लिए चाहिए था, हो गया प्रोसेस कंप्लीट। देन P2 को 6 के लिए चाहिए था, हो गया प्रोसेस कंप्लीट, एंड देन था 9 मिली सेकेंड, इनका भी प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ से चेक कर पा रहे हैं कि अगर हमारा टाइम क्वांटम वेरी लार्ज है, तो वहां पर जो भी प्रोसेस पहले आया था वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंपल्सरी नहीं है कि उसका टाइम क्वांटम बाकी प्रोसेसेस से कम है या फिर ज्यादा है। एंड यहाँ पर बट P1 पहले आ रहा है, तो उसको तो अब हमारा टाइम क्वांटम वेरी लार्ज था, तो वेरी लार्ज है तो सबसे पहले हमने उसे एलोकेट कर दिया। जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले प्रोसेस हो जाएगी, पहले आउट हो जाएगी रेडी क्यू से। तो यहाँ से ए जिन्होंने आंसर किया है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर नॉर्मली बात करें तो हम बात करेंगे कि जिसका यहाँ पर टाइम क्वांटम कम है, सॉरी जिसके पास एग्जीक्यूशन टाइम कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। एंड यहाँ पर अगर बात करें टाइम क्वांटम वेरी लार्ज की, तो यहाँ पर जो पहले आएगा पहले उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट वेरी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होने वाला हमारा यहाँ से। ओके, consider the three processes. Consider the three processes P1, P2 and P3. P1, P2 and P3 को हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है using the first come first serve and round robin technique. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा, जो पहले प्रोसेस आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। राउंड रॉबिन में रहेगा कि किसी भी प्रोसेस को हमने टाइम एलोकेट करना है। टाइम क्वांटम हमें गिवन है यहाँ पर 2, 1 बाय 1 सभी को हमने 2 2 सेकेंड्स के लिए अपना प्रोसेसर एलोकेट करना है। व्हाट इज द कंप्लीशन सीक्वेंस बतानी है हमें, क्या होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या रहता है, जो प्रोसेस पहले आएगी वही पहले एग्जीक्यूट होगी। इन द सेंस पहले P1 आई तो P1 होगी, देन P2 एंड देन P3। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए तो सिमिलर हमारी सीक्वेंस बनेगी P1 P2 एंड P3, ये राइट है। P1 P3 P2 ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। P1 P2 एंड P3 यस राइट है। P1 P3 ये वाला हमारा डायरेक्टली रॉन्ग है। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया अपने राउंड रोबिन से पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए। वहां से दो ऑप्शन हमने डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर दिए हैं। अब हम सेकेंडली चेक करेंगे राउंड रोबिन के लिए। राउंड रोबिन में क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि किसका टाइम क्वांटम सबसे कम है, किसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, ब्रश टाइम किसका कम है वो हमें चेक करना है। टाइम क्वांटम तो सभी के लिए हमारे पास यहाँ पर सिमिलर ही है। एक सेकेंड, ओके फाइन।
टाइम क्वांटम है हमारे पास, यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 मिली सेकेंड्स के लिए टाइम क्वांटम है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, P1 को हमने 2 मिली सेकेंड्स दे दिए तो पेंडिंग रहेगा 3। देन हमने 2 यहाँ पर दे दिए P2 को एग्जीक्यूशन के लिए, तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया है 5। एंड P3 की बात करें तो एट दी लास्ट 2 हमें यहाँ पर और रिक्वायरमेंट है P3 के लिए। 2 मिली सेकेंड हमने सबको प्रोवाइड कर दिया। 2 मिली सेकेंड के लिए सभी प्रोसेसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अभी अगेन हमें क्या करना है, P1 से स्टार्ट करना है। रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास 1, रिमेनिंग है हमारे पास 3, रिमेनिंग है हमारे पास 0। तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले हमारा P3 एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि P3 हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3 में। सबसे पहले P3 होगा, उसके बाद हमारा एलोकेट कर देंगे हम P1 को। देन ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम P2 को एलोकेट कर रहे हैं तो अभी इसका 1 और पेंडिंग है, तो सबसे लास्ट में P2 हमारा एग्जीक्यूट होगा। P1 एंड P2, यहाँ से C हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वेरी सिंपल था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए तो हमने डायरेक्टली सीक्वेंस को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। जो भी सीक्वेंस रहेगी वही सिमिलर है, P1 P2 एंड P3 जिस भी इन ऑर्डर में आ रहे हैं उसी में ही वो आउट होने वाले हैं, एग्जीक्यूट होने वाले हैं इन द सेंस। और यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना चाहें राउंड रॉबिन के लिए, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि सबसे मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है। मिनिमम है हमारे पास P3 का, तो मिनिमम है तो पहले इसका टास्क कंप्लीट होगा। देन हमारे पास है P1 का, देन आपका P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, देन P2 का। तो आप विदाउट ये कैलकुलेशन के भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में मूव कर जाइए। पहले 4 है तो सबसे पहले 4 का कंप्लीट होगा, देन P2 का 5 है, देन 7। यहाँ पर है P3 का, P1 का एंड P2 का। तो इसी सीक्वेंस में ये हमारे एग्जीक्यूट होंगे, यही हमारे एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस बनेगी। तो यहाँ राइट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है, 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। Okay, let me start. What is the process control block? What is a process control block? PCB हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं TCB। टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी आपको कई बार एग्जाम में गिवन हो सकता है, टास्क कंट्रोल ब्लॉक। या फिर हमें गिवन हो सकता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने इसे डिस्कस किया था। जब भी हम किसी ना किसी प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएशन के टाइम पर ही हम उसे कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं, लाइक दैट उसकी प्रोसेस की आईडी क्या है, प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, एंड कौन कौन से हमने उसे रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं, इन द सेंस इनपुट एलोकेट किया है, कितनी मेमोरी हमें उसे एलोकेट कर दी गई है, एंड एट प्रेजेंट अभी वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी हमारा पीसीबी कंटेन करेगा। एंड फर्दर सीपीयू स्केड्यूलिंग की बात करें तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारा पीसीबी कंटेन करके रखता है। तो जब भी हम अपनी प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, हमारे वहां पर हम पीसीबी उसके साथ प्रोसेस के साथ ही जनरेट कर देते हैं, और जो आपकी प्रोसेस के सारी डिटेल्स को वहां पर स्टोर करवाने वाला है। किसी भी प्रोसेस की आईडी क्या रहेगी, उसकी प्रायोरिटी हमने उसे क्या असाइन की है, कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम उसे एलोकेट कर रहे हैं, मेमोरी कितना एलोकेट किया है, एंड कौन सी स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हम वहां पर कौन सी अप्लाई करने वाले हैं, मैनी मोर और भी थिंग्स हो सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम ओनली बात कर रहे हैं पीसीबी के बारे में। पीसीबी हमारा है क्या, पीसीबी हमारा है एक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर है, ये सारी डिटेल अपने स्ट्रक्चर में स्टोर करवाने वाला है। एंड नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर हमारा रहता है बेसिकली लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट है डेटा स्ट्रक्चर हमारा, ये जो आप पीसीबी के लिए यूज करते हैं, तो ये सारी डिटेल हमारे यहाँ पर स्टोर करवाने वाला है। बी हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। Okay, let me start.
विच आर द टू फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। टू मॉडल्स हैं हमारे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के। द फर्स्ट वन इज द शेयर्ड मेमोरी एंड द सेकंड वन इज द मैसेज पासिंग। फर्स्ट एंड सेकंड हमारा यहाँ से राइट आंसर है। ए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर्ड मेमोरी की, तो हमने ये थोड़ा सा ब्लॉक लिया है अपने मेमोरी का, जो अपना सभी प्रोसेसेस शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर P1 एंड P2 टू प्रोसेसेस के लिए हम इसे डिस्कस करेंगे। P1 एंड P2 यहाँ पर टू प्रोसेसेस हैं जो एक शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट यूज कर रही हैं। यहाँ पर ये हमने कुछ भी लिया है, कुछ पार्ट लिया है अपने मेमोरी का, दैट इज द शेयर्ड मेमोरी। P1 को अगर कम्युनिकेट करना है P2 के साथ, तो P1 P2 के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय शेयरिंग दिस मेमोरी सेगमेंट। P1 को अगर कोई भी मैसेज सेंड करना है तो फर्स्टली वो मैसेज हमारा मेमोरी एरिया में स्टोर होगा। P1 डायरेक्टली मेमोरी एरिया में अपना कोई भी मैसेज यहाँ पर स्टोर कर रहा है, एंड किस प्रोसेस के लिए है वो भी प्रोसेस हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंडली हम यहाँ पर बात करेंगे कि P2 डायरेक्टली उस मैसेज को अपने मेमोरी सेगमेंट से एक्सेस कर सकता है। जो भी रिप्लाई करना है कोरस्पॉन्डिंग टू द मैसेज, जो भी रिप्लाई करना है, P2 इसी मेमोरी एरिया में अपना मैसेज ड्रॉप करेगा एंड P1 उसे डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता है। मीन्स कम्युनिकेशन के लिए एक मेमोरी सेगमेंट हमने यहाँ पर यूज किया। एक शेयर्ड मेमोरी है जिसे सभी प्रोसेसेस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कम्युनिकेशन करना है, मैसेज करना है, वो अपने मेमोरी एरिया में टाइप कर सकते हैं एंड इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज द मैसेज पासिंग। P1 एंड P2 यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी हमारे पास मेमोरी शेयर नहीं है, बट यहाँ पर हमारा जो यूज होने वाला है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी प्रोसेस को अनदर प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली नहीं हो सकता। सबसे पहले P1 अपना मैसेज ड्रॉप करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक्सेस करेगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फर्दर आपकी प्रोसेस जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसे वो मैसेज ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। सेकेंडली अगर P2 को सिमिलरली यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रिप्लाई करना है P1 को, तो वो भी डायरेक्टली अपना मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ड्रॉप करेगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर आपकी प्रोसेस को वो मैसेज ट्रांसमिट करने वाला है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया शेयर्ड मेमोरी में एक मेमोरी सेगमेंट हमारा शेयर होगा जहां पर मल्टीपल प्रोसेस उस मेमोरी को शेयर करके अपना कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। एक हमारे पास है मैसेज पासिंग। अगर मैसेज डायरेक्टली पास करना है तो आप डायरेक्टली P1 P2 के पास डायरेक्टली मैसेज पास नहीं कर सकता। फर्स्टली ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें यहाँ पर इंटरकनेक्शन चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। बट मैसेज पासिंग में हम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट इन बिटवीन हमें फाइंड आउट करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा टास्क ये परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर ए बन रहा है 5th के लिए। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इजी क्वेश्चन है। विच सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए हमें कौन से सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो हमें यहाँ पर आंसर करना है। हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है फोक सिस्टम कॉल की। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। जब भी आपको कोई ना कोई प्रोसेस क्रिएट करना है तो हम उसे एक सिस्टम कॉल से क्रिएट कर सकते हैं। दैट सिस्टम कॉल इज द फोक सिस्टम कॉल। वेरी इजी है। नेक्स्ट करेंगे। Okay. Which technique was introduced because a single job could not keep both the CPU and input-output device busy? पहले क्या था हमारे पास कि सीरियली कम्युनिकेशन होता था। सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम था जहां पर एक प्रोसेस एक इनपुट आउटपुट का क्या हम बोल सकते हैं कि एक यूजर अपना इनपुट एंटर करेगा एंड आफ्टर दैट सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा।
अनदर, उसके बाद सीपीयू ने एग्जीक्यूट कर दिया है। अनदर प्रोसेस के लिए वो वेट कर रहा है, अनदर इनपुट का वो वेट कर रहा है, कब अनदर यूजर अपना इनपुट एंटर करेगा, देन सीपीयू से एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हम ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइजेशन हमारे सीपीयू का भी कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं है। आइडल टाइम हमारा यहाँ पर सीपीयू का ज्यादा है, बिकॉज सीपीयू वेरी फास्ट मोड में एग्जीक्यूट करता है, वेरी फास्ट स्पीड है हमारे सीपीयू की। अगर हम यहाँ पर बात करें कि मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे सीपीयू में आ जाए, मेमोरी में आ जाए और सीपीयू उन्हें एग्जीक्यूट करे पैरेलली, तो हमारे सीपीयू का टाइम वहां से यूटिलाइज हो सकता है, बिजी रहेगा हमारा सीपीयू, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी बिजी रहेंगी। अगर वन बाई वन आ रही है तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं हम, ना ही हम सीपीयू का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। सीपीयू हमारा मोस्टली बिजी रहेगा, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके देन वेट कर रहा है, देन अनदर प्रोसेस आएगी, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर वेट करेगा। तो ऐसे तो हम उसे बिजी नहीं रख सकते, आइडियल रहेगा सीपीयू हमारा मोस्ट ऑफ टाइम। एंड उसे बिजी करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि सेवरल प्रोसेसेस आर रिसाइड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे कंप्यूटर मेमोरी में है एंड मल्टी पैरेलली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक टाइम में एक ही प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होता है, बट सीपीयू को वहां पर वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब यूजर अपना न्यू प्रोसेस एंटर करेगा, देन सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक टाइम में हमारा कोई प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे सीपीयू के अंदर और उसे कोई ना कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो मेमोरी से कुछ एक्सेस करना चाहता है, तो इतनी देर सीपीयू उसका वेट नहीं करेगा, सीपीयू से वेटिंग स्टेट में अपना एंटर करवा देगा एंड दैट टाइम सीपीयू हमारा आइडल नहीं है, वो मेमोरी से अनदर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, बिकॉज एट ए टाइम हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स रिसाइड हमने की हुई है। मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे स्टोर है, अगर एक प्रोसेस अपना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर मेमोरी को यूज कर रहा है तो उस टाइम सीपीयू अपना सेकेंड प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर सीरियल होता तो यहाँ पर P1 अपना एग्जीक्यूशन करता एंड P1 जब सीपीयू को यूज नहीं कर रहा है, मेमोरी को यूज कर रहा है, तो सीपीयू उस टाइम पर हमारा आइडल है। ठीक है, P1 अपना काम करके आएगा, फिर मैं उसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो वहां पर हमारा टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, सीपीयू हमारा मोस्टली आइडल रहता है। बट यहाँ पर P1 अगर अपना मेमोरी को एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ एक्सेस कर रहा है, कुछ वर्ड रीड डाउन करना है, या फिर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज यूज कर रहा है, तो उस टाइम पर सीपीयू किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। कब करेगा? जब हमारे पास वो प्रोसेस मेमोरी में एग्जिस्ट कर रही है तब, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो इट कंपल्सरी है कि वो हमारा मेन मेमोरी में होना चाहिए, अगर वो मेन मेमोरी में नहीं है तो सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग से। मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे सीपीयू में रिसाइड कर रही हैं, सीपीयू एट ए टाइम पैरेलली मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट करेंगे। Okay, let me start. By operating system. By operating system, the resources management can be done by. Resources management हमें करना है, resources को manage करना है, allocate करना है अपने different processes को। तो हम यहाँ पर अगर बात करें resources को हम time division से कर सकते हैं या फिर space division से कर सकते हैं या फिर दोनों से ही कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मेमोरी की, अगर हम यहाँ पर बात करें सीपीयू की, अगर हम यहाँ पर बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, तो तीनों में देखते हैं क्या प्रोसेस होगा। सीपीयू यहाँ पर रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज हमारे पास यही है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, सीपीयू है, मेमोरी है, या फिर डिवाइसेज है एंड फाइल सिस्टम हो सकता है, हमारा फाइल्स हो सकती है। यहाँ पर हम इनके लिए बात करेंगे। मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना है कि किस प्रोसेस को कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करना है, कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करना है, कितने टाइम के लिए करना है, मेमोरी का स्पेस कितना करना है और कितने टाइम के लिए करना है। स्पेस और टाइम दोनों हमारे यहाँ पर यूज होंगे। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के लिए हमें स्पेस नहीं एलोकेट करना है, ओनली टाइम एलोकेट करना है कि किस प्रोसेस को कितनी देर के लिए टाइम एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना है। जब उसका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा देन हम उसे डी एलोकेट कर लेंगे। जब हम प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं देन उस टाइम हमें अपने रिसोर्सेज को प्रोसेसेस को एलोकेट करना होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे टाइम डिसाइड करना है कि कितने टाइम के लिए हम अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को किसी ना किसी प्रोसेस को एलोकेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा बनेगा टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है,
सीपीयू भी टाइम के अकॉर्डिंग है, बट मेमोरी की बात करें, मेमोरी हमें एलोकेट करनी है तो वो हम यहाँ पर स्पेस डिसाइड करेंगे कि मेमोरी का कितना स्पेस हमें, कितना एरिया हमारा मेमोरी का P1 यूज करेगा, कितना P2 यूज करने वाला है, कितना P3 यूज करेगा। तो इस प्रकार से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। ए बी एंड सी तीनों ही यहाँ पर राइट आंसर है। फाइनली अगर बात करें तो सी हमारा यहाँ से राइट आंसर बनेगा। टाइम एंड स्पेस डिवीजन दोनों ही हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हमें यहाँ पर गिवन है द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट। एक टाइम यूनिट में कितनी प्रोसेसेस वहां पर एग्जीक्यूट हो रही है, इससे हम मेजर कर सकते हैं थ्रूपुट से। थ्रूपुट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, एक पर्टिकुलर अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारे पास कितना काम हो रहा है, कितना वर्क हमारा हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कितनी प्रोसेसेस हमारी कंप्लीट हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसे हम यहाँ पर थ्रूपुट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थ्रूपुट हमारा ऑब्वियसली ऑलवेज एंड ऑलवेज हमारा हाई रहना चाहिए कि कम से कम टाइम में हम अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा पाए। नेक्स्ट करते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, मैनी टाइम्स ये एग्जाम्स में आया हुआ है। कई बार यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पर डीबीएमएस पूछ लिया जाता है, और कई बार यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया जाता है। डीबीएमएस के लिए भी ये बात आ सकती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस क्या कंसिस्ट करेगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंसिस्ट करने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और लूजली कपल्ड हमारा हार्डवेयर है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि सभी डिवाइसेस के पास अपना डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और अपना डिफरेंट हार्डवेयर भी है, जो अपना अपना सभी इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें डीवीएमएस की, तो डीवीएमएस हमारा जो है मल्टीपल प्रो हो सकता है कि सिस्टम वहां पर एक्सेस करें या यूज करें या पैरेलली। तो वहां पर हमारा जो डीवीएमएस वाला सॉफ्टवेयर है वो हम उसे शेयर से रिप्रेजेंट करेंगे कि मल्टीपल सिस्टम उसे एट प्रेजेंट शेयर कर रहे हैं। और हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हमारा शेयर रहेगा एंड हार्डवेयर रहेगा हमारे पास। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सबका इंडिपेंडेंटली है, सबके लिए वह अपना अपना वहां पर रहेगा हमारे पास हार्डवेयर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर अगर हमारा यहाँ पर शेयर्ड है एंड हार्डवेयर हमारा यहाँ पर डिफरेंट है, सभी का इंडिपेंडेंट है, तो हम यहाँ से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, देखेंगे एक बार, लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, डीबीएमएस के लिए हम बात कर रहे हैं। टाइटली कपल, यस टाइटली कपल, ये सी वाला हमारा डीबीएमएस के लिए राइट आंसर रहेगा। टाइटली कपल डीबीएमएस रहेगा। डीबीएमएस को सभी यूज कर रहे हैं, शेयर्ड है, इसलिए हम उसे टाइटली कपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड लूजली कपल हार्डवेयर, बिकॉज ऑफ सभी के पास इंडिपेंडेंटली अपने हार्डवेयर हैं, तो वो यूज नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई वो हमारे लूजली कपल है। डिपेंडेंसी जहां पर आएगी वो टाइटली कपल है, जहां पर डिपेंडेंसी नहीं है वो लूजली कपल है। तो यहाँ से हमारे पास टाइटली कपल रहेगा सॉफ्टवेयर एंड लूजली कपल है हार्डवेयर डीवीएमएस के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सभी के पास इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा एंड इंडिपेंडेंट ही हार्डवेयर है, तो हम उसे लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लूजली कपल्ड हार्डवेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। ओके,
In which operating system CPU remain idle most of the time and resources management is very easy। हमें यहाँ पर बताना है कि CPU हमारा most of time idle रहेगा और resources को manage करना very easy है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पर बात करें सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम की, सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कंप्लीट होगा, देन अनदर प्रोसेस आएगा, तो इसमें क्या होगा कि हमारा सीपीयू का रिमेनिंग आइडल टाइम जो है वो ज्यादा होगा। सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा आइडल रहता है। और रिसोर्सेज मैनेज करना इजी है, कैसे? बिकॉज एक टाइम में हमारे पास एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, तो रिसोर्सेज मैनेज करना वेरी इजी है। मल्टीपल प्रोसेस हो तो हमें डिसाइड करना होता है कि कौन से प्रोसेस को पहले एलोकेट करना है, किसे बाद में एलोकेट करना है। बट सीरियल में ऐसा कुछ नहीं है, एक टाइम में एक ही प्रोसेस हमारे सिस्टम में है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, सीपीयू से एग्जीक्यूट कर रहा है, रिसोर्सेज हमने उसे एलोकेट कर दिए हैं। तो यहाँ से सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में वेरी इजी रहता है रिसोर्सेज को एलोकेट करना, बट हमारा वहां पर सीपीयू मोस्टली आइडल रहता है। नेक्स्ट करेंगे। ओके, लेट मी स्टार्ट। हमें यहाँ पर गिवन है द शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ during which a process get attention of the CPU is known as। एक टाइम पीरियड बताना है जहां पर हम अपने सीपीयू का अटेंशन किसी प्रोसेस को दे रहे हैं। और हमने ये डिस्कस किया था राउंड रॉबिन में, टाइम शेयरिंग में। टाइम शेयरिंग में क्या होगा, हम सभी प्रोसेसेस को एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम, एक टाइम यूनिट एलोकेट करते हैं जिस टाइम में कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है। जैसे उसका यहाँ पर टाइम क्वांटम ओवर हुआ, हम उस प्रोसेस से अपना सीपीयू डी एलोकेट करवा लेंगे, प्रीम्प्ट करवा देंगे। तो उस वहां पर टाइम क्वांटम, उसको हम यहाँ पर टाइम क्वांटम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम स्लाइस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, मान सकते हैं यहाँ पर 4 सेकंड के लिए हमने अपना किसी भी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करवा दिया। 4 सेकंड उसके जैसे ही होंगे हम उसे प्रिम्प्ट करवा लेंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पर टाइम शेयरिंग को, राउंड रॉबिन को प्रिम्प्टिव प्रिम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम से भी यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज वहां पर जैसे ही उसका 4 सेकंड किसी प्रोसेस का कंप्लीट होगा, हम उसे सीपीयू प्रिम्प्ट करवा लेंगे, देन अनदर प्रोसेस को 4 सेकंड के लिए एलोकेट करवा देते हैं। टाइम क्वांटम भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लाइस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट करेंगे। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन बिटवीन टू मेमोरी रेजिडेंट प्रोसेसेस ऑन द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि एक टाइम में मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे मेमोरी में स्टोर है एंड पैरेलली वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अगर एक प्रोसेस अपना यहाँ पर सीपीयू को यूज कर रहा है, दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रहा है, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे एक टाइम में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर हम वहां पर स्विच कर सकते हैं। सीपीयू पहले किसी अनदर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, अभी किसी अनदर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर ट्रांसफर हो सकता है हमारा सीपीयू। से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे वहां पर प्रोसेस की स्विचिंग होगी। स्विचिंग वहां पर हम यूज कर सकते हैं। एक प्रोसेस अगर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम पर अगर अनदर प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहता है, तो वो वेट करेगा कब तक, जब पहले वाला हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। अगर पहले वाला हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर रहा है, तो उस टाइम पर अनदर प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट करेंगे।
ओके, वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय, अगर हम यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी की बात करें, वर्चुअल मेमोरी इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, नाम ही उसका वर्चुअल एंड रियलिटी एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे पास, एंड उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कैसे। यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें मेन मेमोरी की, मेन मेमोरी का साइज हमारे पास लिमिटेड है, और अगर सीपीयू का प्रोग्राम, सीपीयू का अगर हम बोल सकते हैं किसी यूजर का, हम यूजर का एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, किसी यूजर को कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है और उसका साइज हमारे पास लार्ज है, तो उस टाइम पर हम कर सकते हैं कि या तो हम सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट यूज कर लें, सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट यूज कर ले, बिकॉज ऑफ हमारा प्रोग्राम जो है मेन मेमोरी में पूरा नहीं आ पा रहा है, सेकेंडरी मेमोरी का हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा पार्ट यूज कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, फिर हम उसे वहां पर रिमूव कर देंगे। या फिर एक और मेथड हो सकता है यहाँ पर कि जो भी प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, फर्स्टली हम सभी जानते हैं कि एक प्रोसेस कंप्लीटली वहां पर नहीं आ पा रही है, तो हम उसका कुछ पार्ट वहां पर एक्सेस कर ले, पार्ट का मीन्स है यहाँ पर पेजेस, हमारा एक किसी भी प्रोग्राम को हमने पेजेस में अपने मेमोरी में स्टोर किया हुआ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसका कुछ पार्ट वहां पर एग्जीक्यूट करवा ले, जो भी अभी हमें करंटली रिक्वायरमेंट है, उस प्रोसेस का जो पार्ट हम वहां पर एक्सेस कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो वन बाय वन हम उसे वहां पर अपने सिस्टम में लेकर आएंगे, मेन मेमोरी में लेकर आएंगे। मान लीजिए पी, आपके पास P1 प्रोसेस है, उसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 20, यहाँ पर हमारे पास P1 के लिए पेज है, P1 बोल सकते हैं, P2, ये सभी P1 के पेजेस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल हमारे पास 20 पेजेस है, तो यहाँ पर हम 20 के 20 को एक टाइम में नहीं लेकर आएंगे, अगर हमें उसे स्टार्ट करना है तो उस टाइम पर हमें स्टार्टिंग में P1 एंड P2 की रिक्वायरमेंट होगी, P1 एंड P2 को हम अपने यहाँ पर मेन मेमोरी में ले आएंगे, जैसे ही P1 एंड P2 का काम हमारा फिनिश हो जाएगा, इसे हम अपने सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर देंगे मेन मेमोरी से, देन P3 एंड P4 को ले आएंगे, जितना भी स्पेस है, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है पेजेस का, वो हम अपना पार्ट यहाँ पर लेकर आएंगे अपने प्रोसेस का, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, देन हम उसे आउट करवा देंगे, जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेज इन पेज आउट, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्वैपिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्वैपिंग का मीन्स क्या है यहाँ पर कि हमें जो भी पेजेस की रिक्वायरमेंट है वो हम अपने मेन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं, स्वैप इन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा हमें बाहर निकालना है अपनी मेन मेमोरी से, उसे हम यहाँ पर स्वैप आउट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं पेजेस की कि हमें ये वाला पेज रिक्वायरमेंट है, इसको मेमोरी में लेकर आना है, तो हम यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी को डिमांड पेजिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं वर्चुअल मेमोरी एज ए सेकेंडरी मेमोरी, बट यहाँ पर हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपना डिमांड पेजेस को यूज कर रहे हैं। डिमांड पेजेस में क्या होगा कि मेन मेमोरी में जिस भी पेजेस की रिक्वायरमेंट है हम उसकी डिमांड करेंगे, वो वाला पेज हमारा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आ जाएगा और हमारा प्रोसेस वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इन रियलिटी यूजर को फील हो रहा है कि मेरा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है एंड उसे कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरा इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो अपने यूजर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना होता है वर्चुअल मेमोरी। उसे तो यही लग रहा है कि कंप्लीट प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, बट इंटरनली तो पेजेस में हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो भी पेजेस की रिक्वायरमेंट है वो हम वहां से डिमांड कर रहे हैं, उन्हें फिर आउट करेंगे, जो अनदर पेजेस होंगे उन्हें इन करेंगे हम यहाँ पर, तो इस प्रकार से हमारा ये वाला प्रोसीजर इम्प्लीमेंट होने वाला है। नेक्स्ट करेंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट साइन कर सकते हैं हम इसे। ओके, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था डिमांड पेजिंग को। डिमांड पेजिंग में क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई पेज मेमोरी में है और वो एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है, उसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 बिट से, लाइक दैट। हम यहाँ पर यूज करेंगे या तो वैलिड बिट या फिर इनवैलिड बिट। वैलिड बिट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रोसेस हमारे मेमोरी में है, वो प्रोसेस हमारे मेमोरी में है, हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर वो प्रोसेस हमारे, वो पेज अगर हमारे मेमोरी में नहीं है, तो उसे हम यहाँ पर इनवैलिड बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनवैलिड मीन्स नॉट इन मेमोरी, नहीं है मेमोरी में, तो क्या होगा वहां पर पेज फॉल्ट जनरेट होगा। पेज है तो उसे एग्जीक्यूशन के लिए हम प्रोसेस कर देंगे, नहीं है तो वहां पर इनवैलिड रहेगा, पेज फॉल्ट हमारा वहां पर जनरेट हो गया है। पेज फॉल्ट को अब एग्जीक्यूट करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिवाइस, दैट इज द पेज फॉल्ट हैंडलर।
वो सेकेंडरी मेमोरी से उस पेज को फाइंड आउट करेगा, देन मेन मेमोरी में उसे ट्रांसफर कर देगा। तो इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पेज अगर हमारा वैलिड स्टेट में है, हमें यहाँ पर वैलिड इंडिकेट है, वैलिड का मतलब है कि पेज हमारा मेमोरी में है। इनवैलिड में का मीन्स है कि पेज हमारा मेमोरी में नहीं है, पेज फॉल्ट एरर आ गया है, उसे हम सोल्व कर सकते हैं। पेज फॉल्ट हैंडलर क्या करेगा, वहां पर सेकेंडरी मेमोरी से उस प्रोसेस से रिलेटेड उस पेज को वहां पर एक्सेस करके लाएगा और फिर ट्रांसमिट कर देगा मेन मेमोरी में, देन हम उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन। वेरी इजी है, फाइंड आउट कर सकते हो। हमें यहाँ पर गिवन है मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं कि कोई प्रोग्राम, कोई प्रोसेस हमारी मेमोरी में है। जैसा भी डिस्कस किया था, मेमोरी में है तो वैलिड है, नहीं है तो इनवैलिड है। अगर मेमोरी में है और हमें उसे प्रोसेस करना है, मेमोरी एक्सेस टाइम है ये हमारा MA, एंड P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेज फॉल्ट। P हमारी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं P से। पेज फॉल्ट आने की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास P है, तो पेज फॉल्ट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, मिनिमम हमारी वो 0 हो सकती है, मैक्सिमम हमारी वो 1 हो सकती है। पी की हमारी प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के इन बिटवीन लाई करती है ऑलवेज। अगर पेज फॉल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस पी। ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस पी। अगर यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं है तो मेमोरी एक्सेस टाइम जो है हमारा सिंपली वही रहेगा, 1 माइनस पी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे। पेज फॉल्ट आने की प्रोबेबिलिटी पी है, ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है, बिकॉज मैक्सिमम 1 रहता है ये। अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें कि मेमोरी के अंदर हमारा जो है पेज फॉल्ट नहीं आ रहा है, तो हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम मल्टीप्लाई बाई, जो पेज फॉल्ट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में पेज फॉल्ट अगर आ रहा है तो क्या होगा वहां पर, पेज फॉल्ट आ रहा है तो फिर उसे एग्जीक्यूट हम कैसे कर सकते हैं, ये अभी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए एक बार कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करना है कि हमें पेज फॉल्ट आ रहा है, तो पेज फॉल्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ टाइम लगने वाला है सोल्व करने के लिए इस फॉल्ट को। तो पेज फॉल्ट टाइम से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफेक्टिव एक्सेस टाइम फॉर द डिमांड ऑफ ए पेज। सिंपली आपका ये इसी प्रकार से रहेगा इफेक्टिव एक्सेस टाइम। इफेक्टिव एक्सेस टाइम हमें फाइंड आउट करना है कि किसी भी प्रोसेस को अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें पेज फॉल्ट आने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर पेज फॉल्ट आ रहा है तो आपका ये वाला कंप्लीट प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर जो डिपेंडेंसी रहती है, डिपेंडेंसी रहेगी यहाँ पर हमारे पेज फॉल्ट आने की। पेज फॉल्ट आ रहा है तो हमारा ये वाला अपना एक्सेस टाइम रहेगा, नहीं आ रहा है, पेज फॉल्ट नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली जो भी मेमोरी के अंदर पेज है उसको एक्सेस करने में जितना टाइम लग रहा है वही हमारा कंप्लीट वहां पर टाइम लगने वाला है। अब ये क्वेश्चन और आएगा इससे रिगार्डिंग, देखेंगे अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया कि अगर मेमोरी में हमें पेज मिल रहा है तो वो है मेमोरी एक्सेस टाइम। प्रोबेबिलिटी क्या है, मेमोरी में मिल गया, पेज फॉल्ट आने की प्रोबेबिलिटी हमारी नहीं है यहाँ पर मिस पी। अगर पेज फॉल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई है 1 माइनस पी। एंड पेज फॉल्ट यहाँ पर टाइम हमें लगेगा किसी भी पेज फॉल्ट को हैंडल करने के लिए, मीन्स पेज को अपने सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाने का टाइम। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सी हमारा आई थिंक राइट आंसर बन रहा है, 1 माइनस पी मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम, देन पेज फॉल्ट आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी एंड पेज फॉल्ट यहाँ पर टाइम रहेगा उसे हैंडल करने के लिए। सी यहाँ से हमारा राइट आंसर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन और होगा आई थिंक, यस दिस वन। ये वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्रेसिंग से क्वेश्चन बनते हैं, पेज फॉल्ट से बनते हैं, डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी हो गया हमारे यहाँ से, और बाकी स्केड्यूलिंग से क्वेश्चन बनेंगे, डिस्क स्केड्यूलिंग हो गया, एंड जो हमारे फर्दर है पेज फॉल्ट रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, ये सभी आपको यहाँ से करना है। वेरी इजी है ये तो, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। इफेक्टिव एक्सेस टाइम जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया था। इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या था, पेज फॉल्ट ना आने के चांसेस, मीन्स मेमोरी को एक्सेस करने के चांसेस। 1 माइनस पी से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई प्रोसेस मेमोरी में है प्लस पेज फॉल्ट आने के चांसेस मल्टीप्लाई बाई पेज फॉल्ट को एग्जीक्यूट करने के, हैंडल करने का टाइम।
ये था हमारे पास इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हमें यहाँ पर बताना है कि डायरेक्शनली है हमारा ये प्रोपोर्शनल है पेज फोल्ड रेट पर, डिपेंड कर रहा है कि पेज फोल्ड अगर आ रहा है तो हमें ये वाला प्रोसेस वहां पर करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज जो हमारा सिंपली मेमोरी एक्सेस टाइम है वही हो जाएगा। मेमोरी में अगर कोई प्रोसेस है तो हमें मेमोरी से उसे एक्सेस करना है, और मेमोरी से एक्सेस करना है तो उतना ही टाइम लगेगा जितना हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम है यहाँ पर। तो सिंपली हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पेज फोल्ड नहीं आ रहा तो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम रहेगा वो इक्वल टू है मेमोरी एक्सेस टाइम के। यहाँ पर पेज फॉल्ट आएगा तो फिर हमें इसे ये वाला प्रोसेस से इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये हमारे पेज फॉल्ट रेट पर, डिपेंड कर रहा है कि पेज फॉल्ट अगर आएगा तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम कुछ और है, पेज फॉल्ट नहीं आएगा तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम इक्वल टू है मेमोरी एक्सेस टाइम के, कि मेमोरी से हम उसे एक्सेस कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस को, वो हमारा यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेस टाइम बनने वाला है। तो ये दोनों ही आपको यहाँ से करने हैं, पेज फॉल्ट आ रहा है तो अपर वाला करेंगे, नहीं आ रहा तो डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस टाइम ही हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम बनेगा। नेक्स्ट करेंगे, वेरी नाइस, आ गया थ्रेशिंग, कीजिए। ओके, लेट मी स्टार्ट। ए प्रोसेस इज थ्रेशिंग इफ, एक प्रोसेस हमारा थ्रेशिंग हम स्टेट में बोल सकते हैं कब होगा, अगर हमारे पास किसी पेज की रिक्वायरमेंट है, मान सकते हैं यहाँ पर तीन प्रोसेसेस हमारी एग्जीक्यूट हो रही हैं, P1 हो रहा है, इतना पोर्शन हमने P1 को दे दिया, एंड P2 दो के लिए लेते देते हैं, चलो P1 एंड P2 के लिए ले लिया हमने, यहाँ पर P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड इसके पास हमारे पेजेस है P1 एंड P2। P2 के लिए हम P1 के पास 2 पेजेस है हमारे पास, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए उसे रिक्वायरमेंट है। P3 के लिए भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि P3 के पास P4 और P5 ये उसने पेज अपने यहाँ पर रखे हुए हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो हम यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे कि P1 को, जो हमारा प्रोसेस P1 है उसे एक पेज की और रिक्वायरमेंट है, P3 पेज की उसे रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और वो वहां पर P3 को लाने के लिए क्या करेगा, मेमोरी में स्पेस फाइंड आउट करेगा। सेकेंडरी मेमोरी से P3 अगर हमारे मेन मेमोरी में आ रहा है और उस टाइम पर अगर उसने P5 को यहाँ से आउट कर दिया, बिकॉज मेन मेमोरी तो हमारी लिमिटेड है, उसमें पहले से ही सारी प्रोसेसेस है पेजेस है, और उस टाइम पर P1 ने P3 को एंट्री दिलवाने के लिए मेन मेमोरी में स्वैप इन करने के लिए स्वैप आउट कर दिया P5 को, तो P5 हमारा यहाँ से आउट हो गया। उस टाइम पर P2 क्या करेगा, फिर P2 हमारा कर रहा है कि पेज फॉल्ट आ गया, पहले हमारा P1 ने के अकॉर्डिंग पेज फॉल्ट आया था, फिर यहाँ से P5 हमारा बाहर हो गया, बट P2 को भी तो एग्जीक्यूशन करना है, वो P5 को अपने यहाँ पर लाने के लिए क्या कर देगा, P1 जो आपका प्रोसेस P1 का एक पेज है P1 उसे यहाँ से आउट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, P1 आउट हो गया, अगेन यहाँ पर पेज फॉल्ट आ जाएगा। कितनी बार पेज फॉल्ट आ गया, दो ही प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने में हमारे यहाँ पर 4 टाइम पेज फॉल्ट आ चुका है, पहले P3 के लिए आया था, फिर P5 के लिए आया, देन P1 के लिए आया, अगेन अब P1 को जो है P1 की रिक्वायरमेंट होगी, पेज 1 की रिक्वायरमेंट होगी, तो 4 टाइम पेज फॉल्ट आ चुका है यहाँ पर। तो उस टाइम पर सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू को तो पेज फॉल्ट में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि अगर प्रोसेसेस मल्टी प्रोग्रामिंग में ही होगा, ये हमारा सीरियल में नहीं होता, मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, एक पेज एक प्रोसेस अपने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को मेन मेमोरी में लाने के लिए पहले वाले जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के पेजेस हैं उसे अपने मेमोरी से आउट कर रहा है, मेमोरी से आउट करेगा तो उन प्रोसेसेस के पेजेस को क्या होगा, तो हमें भी तो उन पेजेस की रिक्वायरमेंट है, अनदर प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूशन करना है, तो उस टाइम पर वो अपने पेजेस को लाने के लिए किसी और पेज को वहां से आउट कर देगा, किसी अनदर पेज प्रोसेस के पेजेस हम बाहर निकालेंगे तो वहां पर भी पेज फॉल्ट आएगा। तो बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है, पेजिंग हाई पेजिंग एक्टिविटी हो रही है, पेज फॉल्ट हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सीपीयू अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है अपने पेज फॉल्ट को हैंडल करने में स्पेंड कर रहा है, ना कि एग्जीक्यूशन में कर रहा है। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इट्स पेंडिंग,
थ्रेसिंग में क्या होगा, इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग देन द एग्जीक्यूशन। सीपीयू का टाइम जो है हमारा पेज फोल्ड हैंडलिंग में, पेजिंग को सोल्व करने में लग रहा है, एग्जीक्यूशन में वो अपना टाइम कम लगा पा रहा है। थ्रेसिंग हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो दो प्रोसेसेस के लिए किया हमने जनरली, दो प्रोसेसेस में 4 टाइम पेज फोल्ड आ गया। अगर ऐसे 10 प्रोसेस हो, 20 प्रोसेस हो, तो कितना पेज फोल्ड होगा वहां पर, वेरी हाई हमारा यहाँ पर हो जाएगा पेज फोल्ड, जिसके लिए सीपीयू अपना ज्यादा टाइम वहीं पर वेस्ट कर देगा, प्रोसेसेस को तो टाइम कम मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी है थ्रेशिंग का, अभी डिस्कस करेंगे आगे। सॉल्यूशन ऑफ थ्रेशिंग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है यहाँ आया हुआ है, अभी डिस्कस करेंगे। ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, डिस्क शेड्यूलिंग है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बनते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर गिवन है 5 पेजेस है हमारे पास सीक्वेंस, हमें यहाँ पर गिवन है लाइक दैट सीक्वेंस है हमारे पास। फर्स्टली ए बी, देन हमें गिवन है सी डी, अगेन ए बी गिवन है, एंड ई, देन ए बी सी डी एंड ई, हमें यहाँ पर सीक्वेंस गिवन है, राइट है। ए बी सी डी है हमारे पास, देन है ए बी, देन है हमारे पास ई ए बी सी डी, यस राइट है। फाइन, अभी हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम अप्लाई करनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा, वो हमें अप्लाई करनी है। एंड यहाँ पर हम पेज ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरनली 3 फ्रेम्स के लिए। हमारे पास एग्जैक्टली अभी जो साइज है अपने मेमोरी के अंदर वो 3 फ्रेम्स का है। एक टाइम में 3 फ्रेम्स आ सकते हैं, 3 पेजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये एम्प्टी है, स्टार्टिंग में ये एम्प्टी है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास पेजेस की रिक्वायरमेंट है ए बी एंड सी, तीनों ही नहीं है हमारे पास मेमोरी में, तो हम तीनों को यहाँ पर एंट्री दिलवा सकते हैं। ए बी एंड सी को एंट्री दिलवा दी, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या हुआ कि 3 टाइम हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, पेज फोल्ड रेट क्या हो गया हमारे यहाँ पर 3। देन अगर हम यहाँ पर चेक करें, क्या बी हमारे पास है, क्या बी हमारे पास है, यस बी तो है हमारे पास, बट ए बी और सी तो हमने एंट्री दिलवा दी है। डी को अब हम एंटर करना चाहते हैं, तो बाहर कौन सा निकलेगा, जो सबसे पहले एंटर हुआ था वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो डी हम यहाँ से एंट्री दिलवा देंगे, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ए सबसे पहले इन हुआ था, तो ए सबसे पहले आउट होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास सी और बी आ गए हैं अपने फ्रेम्स के अंदर, तो यहाँ पर पेज फोल्ड रेट कितना हुआ 4, डी तक हो गया। अब हमें ए चेक करना है, क्या ए हमारी मेमोरी में है, नहीं है, नहीं है तो किसी पेज को बाहर निकालेंगे। बाहर कौन जाएगा, जो सबसे पहले आया था। यहाँ से अगर हम बात करें, ए को हमने एंट्री दिलवा दी है, मीन्स लोअर साइड से आउट करना है, अपर साइड से इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है ए डी एंड सी, 5 पेज फोल्ड हो गए। देन अगर हम यहाँ पर बात करें, ए हमने इंसर्ट कर दिया, बी को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो बी भी नहीं है हमारे पास, बी को इंसर्ट करेंगे, आउट जाएगा यहाँ से सी, लोअर वाला आउट जाएगा हमेशा। ए और डी हमारे पास आ गया है, यहाँ पर नीचे शिफ्ट करते जाना है, अपर से इंसर्ट होगा एंड लोअर से डिलीशन होगा, मीन्स क्यू से हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फ्रंट से डिलीशन एंड रियर से हमारा इंसर्शन हो रहा है। यहाँ से हो गया हमारे पास ई, अब हमारे पास ई की रिक्वायरमेंट है, ई एंटर कर देंगे, देन बी ऑलरेडी है, यहाँ पर हमारे पास 6 पेज फोल्ड होगा, यहाँ पर हमारे पास 7 पेज फोल्ड होगा। ई हमने इंसर्ट कर दिया, ए को हमें इंसर्ट करना है, तो फाइंड आउट करें, ए तो ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पर पेज फोल्ड नहीं आया, मेमोरी के अंदर ही हमें अपना एलिमेंट मिल गया है, पेज मिल गया है। देन हम यहाँ चेक कर रहे हैं बी के लिए, तो बी भी हमें यहाँ पर मिल गया है। देन हम चेक करेंगे सी के लिए, सी के लिए चेक करें तो सी तो नहीं है हमारे पास, तो सी नहीं है तो इससे बाहर निकालिए, सी को लेकर आइए, सी हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ई हमारे पास ऑलरेडी है, बी हमारे पास ऑलरेडी है, ए सबसे पहले आया तो ए सबसे पहले बाहर जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 7 पहले थे हमारे पास, 8 पेज फोल्ड हो गए। देन अगर हम यहाँ पर बात करें सी के लिए, सी आ चुका है। देन हमने यहाँ पर डी को इंसर्ट करना है, डी नहीं है तो पेज फोल्ड आएगा, यहाँ पर पेज फोल्ड आएगा तो रिप्लेस कीजिए। डी हमने इंसर्ट कर दिया, सी हमारे पास पहले ही है, ई भी हमारे पास है, तो अब यहाँ पर 9 पेज फोल्ड हो गए। डी हमने इंसर्ट कर दिया, ई के लिए चेक करें तो ई हमारे पास ऑलरेडी है, पेज फोल्ड नहीं आया, तो टोटल हमारे पास पेज फोल्ड कितने आए, 9 पेज फोल्ड हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, सी हमारा राइट आंसर है। ये था हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या करना है, जो भी आपका लास्ट वाला है
मीन्स जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले बाहर जाएगा। अपर साइड से एलिमेंट इंसर्ट कीजिए, पेजेस को इंसर्शन कीजिए, लोअर साइड से उन पेजेस को बाहर कर दीजिए। यही सीक्वेंस हमें यहाँ पर फॉलो करना है। क्यू का हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू में भी हम क्या करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हमने जो एलिमेंट फर्स्ट हुआ था, एंटर हुआ था, वो फर्स्ट बाहर जाएगा। क्यू से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रंट से आपका डिलीशन होगा, रियर से हमारा इंसर्शन होगा। नेक्स्ट कीजिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमें यहाँ से ट्रू फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग में का स्टारवेशन, यस एग्जैक्टली राइट है। अगर यहाँ पर शॉर्टेज जो फर्स्ट की बात करें तो वो हमारा नॉन प्रीम्पशन है, बट ये हमारा प्रीम्पशन रहेगा, राइट है एग्जैक्टली। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग हमने डिस्कस किया था इससे पहले भी। बस राइट है हमारे पास। प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में का स्टारवेशन, ऑब्वियसली प्रिंट करवा रहे हैं हमें किसी प्रोसेस से, सीपीयू को प्रिंट करवा लिया है। बार बार अगर हम उसे प्रिंट करेंगे तो वो प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, एंड उस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टारवेशन। राउंड रोबिंग हमारा बेटर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, ऑब्वियसली राइट है ये। देन हमारा राइट आंसर यहाँ से डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तीनों ही हमारे पास ये ट्रू स्टेटमेंट गिवन है। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 21। ओके, हमें यहाँ पर गिवन है रिप्लेसमेंट। अलो ए प्रोसेस टू सेलेक्ट ए रिप्लेसमेंट फ्रेम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल फ्रेम्स इवन इफ द फ्रेम इज करंटली एलोकेटेड टू द सम अदर प्रोसेसेस। हमने यहाँ पर प्रोसेसेस ले ली हैं थ्री, थ्री प्रोसेसेस ले ली। अगर यहाँ पर P1 को किसी अनदर पेज की रिक्वायरमेंट है, किसी अनदर पेज की रिक्वायरमेंट है, मान सकते हैं यहाँ पर इसे रिक्वायरमेंट है पेज नंबर S की, तो उस टाइम पर अगर वो अपने पेज को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आ रहा है, अगर वो अपने ही किसी पेज को यहाँ से रिप्लेस कर रहा है न्यू पेज के लिए, अपने ही मीन्स जिसे हमने एलोकेट किया है, P1 के अपने पेजेस है A B and C, P2 के पेजेस है D E N F and G H I, P3 के पेज है यहाँ पर। अगर यहाँ पर P1 प्रोसेस अपने ही C पेज को या किसी भी पेज को आउट करने के बाद S प्रोसेस को, S पेज को अपने यहाँ पर लेकर आ रहा है, अपने ही फ्रेम में एलोकेटेड फ्रेम में उसे यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है, तो वो रहेगा हमारा लोकल पेज रिप्लेसमेंट, कि इससे किसी अनदर प्रोसेस को डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। अपने ही पेजेस के साथ वो रिप्लेसमेंट कर रहा है, पहले वाले पेज को बाहर निकाल रहा है, न्यू वाले पेज को अंदर लेके आ रहा है अपनी मेन मेमोरी में। बट अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रोसेस P1 ही अपने तीनों पेजेस को तो एज इट इज यहाँ पर लेके बैठा है, उसके साथ साथ वो अपने किसी अनदर पेजेस को लेकर आना चाहता है एस पेज को, तो उस टाइम पर वो जो है यहाँ से डी को आउट कर रहा है, किसी अनदर प्रोसेस का जो उसको फ्रेम एलोकेट्स की गई है वो वहां पर यूज कर रहा है, और डी को वहां से बाहर करके एस को वहां पर एंट्री दिलवा दी है हमने मेन मेमोरी में। तो इससे क्या होगा कि अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के अपने फ्रेम्स को, एलोकेटेड फ्रेम्स को यूज कर रहा है, उनके पेजेस को आउट कर रहा है, मीन्स ग्लोबली, सभी डायरेक्टली यहाँ पर ग्लोबल होगा, तो यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट है, और ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट में ही हमारे थ्रेशिंग आने के चांसेस बनते हैं। अगर एक प्रोसेस अपने साथ ही खेल रहा है, अपने ही प्रोसेसेस के पेजेस को आउट कर रहा है इन कलर, देन इट्स ओके। बट अगर वो दूसरे प्रोसेस के पेजेस के साथ भी खेल रहा है, उसे यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा, P2 को तो यहाँ पर डी की रिक्वायरमेंट थी, बट P1 ने वहां से उसे आउट कर दिया, तो उस टाइम पर क्या होगा, पेज फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पेज फॉल्ट जनरेट होंगे, एंड थ्रेशिंग हमारा हो जाएगा जब हम ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट यूज करते हैं। लोकल में कभी भी थ्रेशिंग नहीं आता,
थ्रेसिंग आता है ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट में। तो इसे हैंडल कैसे करें वो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ से हमारा राइट आंसर बन गया सी, ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट अलो ए प्रोसेस टू सिलेक्ट ए रिप्लेसमेंट फ्रेम फ्रॉम ऑल द सेट ऑफ द फ्रेम्स, सेट ऑफ ऑल फ्रेम्स, किसी भी प्रोसेस के आप फ्रेम वहां पर यूज कर सकते हैं, देन उसे हम ग्लोबल रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको जो एलोकेट किए गए हैं फ्रेम उसी में आप चेंजेस करें, रिप्लेसमेंट करें, देन लोकल पेज रिप्लेसमेंट रहेगा। चलिए ये फाइंड आउट कीजिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास यहाँ पर, वर्किंग सेट मॉडल ऑफ ए पेज रिप्लेसमेंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। वर्किंग सेट क्या है यहाँ पर, किसी भी थ्रेसिंग को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स रहते हैं। या तो हम रिप्लेसमेंट करें लोकल, लोकल रिप्लेसमेंट करें ताकि अनदर प्रोसेसेस को वहां पर डिस्टर्बेंस ना हो, या सेकेंडली हमारा रहता है कि हम एक प्रोसेस को जितने भी पेजेस की रिक्वायरमेंट है वो सभी हम उसे वहां पर एलोकेट कर देंगे बाय एलोकेटिंग। लोकल पेज रिप्लेसमेंट यूज करेंगे तो थ्रेशिंग नहीं आएगा। एंड सेकेंड रहता है हमारे पास बाय एलोकेटिंग ए प्रोसेस एज मैनी एज नीडेड। एक प्रोसेस को जितने भी वहां पर पेजेस की रिक्वायरमेंट है, फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम उसे एलोकेट कर दे। बट ये फाइंड आउट कैसे करें, बट हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी नीड क्या है। टू फाइंड द नीड हाउ मेनी फ्रेम्स वी यूज द वर्किंग सेट मॉडल। वर्किंग सेट मॉडल हमारा मॉडल है जो हमें बताएगा कि एक टाइम पर किसी भी प्रोसेस को कितने फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। उसे हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोकेलिटी, कि वो फाइंड आउट कर रहा है उसकी नीड्स को। बेसिक ये हमारा डिपेंड करता है लोकेलिटी पर, जहां पर वर्किंग सेट मॉडल को हम यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर टाइम किसी एक प्रोसेस को कितने फ्रेम्स की वहां पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। थर्ड हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पर, बाय कंट्रोलिंग द पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेसिंग का हैंडलिंग है, थ्रेसिंग को हम हैंडल कर सकते हैं इस प्रकार से, थ्रेसिंग हैंडलिंग। तीन यहाँ पर मेथड रहेंगे, या तो हम उसे लोकल पेज रिप्लेसमेंट करें, या फिर हम एक प्रोसेस को उतने ही फ्रेम एलोकेट कर दें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वर्किंग सेट मॉडल से। या फिर हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं बाय कंट्रोलिंग द पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करें। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक ग्राफ है जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने वहां पर लिमिट सेट करनी है, एक हमारे पास अपर लिमिट रहेगी, एक हमारे पास लोअर लिमिट रहेगी। अपर लिमिट की, अगर ये हमारे पास अपर लिमिट है, अगर पेज फोल्ड हमारा अपर लिमिट से हाइयर है, या फिर ये हमारे पास लोअर है इससे लो है। अगर हमारे पास यहाँ पर जो डिमांड है, अगर हमारे पास पेजिंग की डिमांड ज्यादा हो रही है, अपर से हाई जा रही है, तो हम यहाँ पर जो भी प्रोसेसेस होंगे उन्हें पेजेस एलोकेट कर देंगे। अगर यहाँ पर प्रोसेसेस की पेजेस की डिमांड जो है वो लो जा रही है, मीन्स हमारी लोअर केस से, लोअर वाली जो हमारे यहाँ पर लिमिट सेट की है उससे लो है, तो हम उस प्रोग्राम से, उस पेजेस से, उस प्रोसेस से वो पेजेस डी एलोकेट करवा लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P4 है, P4 की डिमांड ज्यादा है हमारे पास, तो हम यहाँ से P2 के पेजेस लेकर, बिकॉज उसकी तो डिमांड कम है, उससे पेजेस लेकर हम यहाँ पर P4 को एलोकेट कर सकते हैं, जिससे सभी प्रोसेसेस अपना टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं एंड हमारा वहां पर पेज फॉल्ट आने के चांसेस कम रहेंगे। पेज फॉल्ट कम आएंगे तो थ्रेशिंग ऑब्वियसली हमारा वहां से कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारी डिमांड है। P4 की डिमांड अगर ज्यादा हो रही है, P2 की कम है, तो P2 के जो भी उसके पास पेजेस हैं वो हम उसे डी एलोकेट करवा लेंगे एंड वो एलोकेट कर देंगे, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसे हम वहां पर एलोकेट कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा राइट आंसर भी बन रहा है। वेरी इजी था ये क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इन्हें बोल सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से करेंगे, जो भी कोई क्वेरी हो तो आप लाइव क्लास में फिर डिस्कस कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर न्यू है वो टीचिंग ज्ञान टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से भी इसे फॉलो कर सकते हैं। क्लास पसंद आ गई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। PU10 कोड यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपनी अनअकैडमी ऐप पर जाना है,
अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है तो पहले डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप। प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करेंगे, देन वहां पर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जिस भी कोर्स में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। मान लीजिए अगर टीचिंग के रिगार्डिंग करनी है तो वहां पर टेट वाला कोर्स है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहां पर क्लिक करें, देन आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट लेने से पहले कोड यूज करेंगे PU10, जिससे आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके क्लास, बाय बाय, देन मिलेंगे न्यू क्लास में। अभी के लिए इतना ही।